अट्रैक्शन होता है, इन तीनों के बीच में ना डिफरेंस क्या होता है? इन सब चीजों से ना आज का यूथ जो है, जो चीजें हैं वो डायरेक्टली लीड आउट हो रही है शादी की तरफ। छोटा बच्चा जो होता है वो फिल्म्स देख करके ही बड़ा होता है। वो ऐसा ही एक अपने दिमाग में चित्र बना लेता है। कपल्स को ना काफी दिनों पहले ही वो इसको ना सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं कि यार वैलेंटाइंस वीक आने वाला है, हम लोग ये सब कुछ करने वाले हैं, या मतलब जो भी उनका प्लान आउट होता है वो सब कुछ प्री प्लान करके चलते हैं। अगर कोई वाकई किसी से प्रेम कर रहा है, प्यार कर रहा है, तो उसको उससे वाकई शादी करनी चाहिए नहीं? ये शरीर जो है बार बार एक नया टच चाहता है। पहले बीवी का टच चाहता है, उससे पहले माँ का टच चाहता था। क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, हम लोगों ने कभी टेनिस के अंदर जो है बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हमारा लेना देना केवल है करीना कपूर से जो चौथी क्लास फेल हैं, ना जिन्होंने कष्ट पीड़ा देखी है। ज्यादातर लोग ड्रग्स में या शराब में जो है लीन होते हैं, और ऐसे लोगों का अपना आइडियल बना लेना। जब आप गलत आइडियल बनाएंगे तो आप जहाँ पहुंचेंगे वो भी गलत ही स्थान होगा। तो जैसे कि आपको पता है, लव और रिलेशनशिप एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और स्पेशली अब जो वैलेंटाइंस वीक चल रहा है इसके अंदर तो आपको 7 तारीख से 14 तारीख तक, मतलब ये जो 7 दिन का पैकेज चलता है पूरे वैलेंटाइंस का, इसके अंदर बहुत ज़्यादा देखा जाएगा। कपल्स हर जगह घूमने जाते हैं, सब कुछ करते हैं, मतलब एंजॉय वगैरह करते हैं, घूमते फिरते हैं। तो उसी टॉपिक के ऊपर, लव और रिलेशनशिप के ऊपर, आज का जो हमने पॉडकास्ट करा है वो करा है डॉक्टर वंदना शर्मा, जो कि एक सेंसर बोर्ड की मेंबर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाकिर हुसैन में प्रोफेसर है, और अथर्ववेद की रिसर्चर भी हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला पॉडकास्ट पसंद आएगा, तो इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस नए पॉडकास्ट के अंदर। आपको मैम बुलाने का मकसद हमारा आज ये है कि जैसे आपको पता है, लव और रिलेशनशिप आजकल बहुत ज़्यादा ना, मतलब यूथ के अंदर देखा जा रहा है। सारे जितने भी यूथ है वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। स्पेशली अब जैसे वैलेंटाइन वीक वगैरह स्टार्ट हो गया, तो मेरा ये आपसे पूछना है कि लस्ट, लव और एक जो अट्रैक्शन होता है, इन तीनों के बीच में ना डिफरेंस क्या होता है? क्योंकि क्या है, इन सब चीज़ों से ना आज का यूथ जो है वो बहुत जल्दी एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहा है, और जो चीज़ें हैं वो डायरेक्टली लीड आउट हो रही हैं शादी की तरफ। मतलब उनके दिमाग में ना सीधा बात आता है कि नहीं यार, मेरी मेरी इसके साथ ना मतलब बात अच्छी हो गई है, तो शादी के लिए मैं मतलब सोच सकता हूँ इसके बारे में। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? आपका प्रश्न है कि प्रेम में और मोह में हाँ जी, क्या अंतर है। एग्जैक्टली। मेरा इसमें हमेशा यही कहना होता है, मेरे कुछ शिष्य हैं वो भी ये प्रश्न पूछते हैं। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि देखिए, प्रेम प्राकृतिक नहीं होता। हाँ जी। लस्ट या जिसे आप अट्रैक्शन या जिसे आप मोह कहते हैं, ये प्राकृतिक होता है। ओके। प्रेम जो है उसमें साधना चाहिए, ठीक है। प्रेम करना आना चाहिए, ठीक। और जो भी चीज करनी आनी चाहिए उसके लिए आपको साधना चाहिए। नहीं। यानी कि सामने वाला कैसा है, उसका अच्छा पार्ट, उसका बुरा पार्ट, उसका सौम्य साइड, उसका रुद्र साइड, वो सब अपनाने के लिए आपकी खुद की साधना पहले होनी चाहिए। ठीक। यानी कि अट्रैक्शन जो है ये केवल आपके हार्मोन्स का खेल है, जिसको आप एक सुंदर नाम दे देते हैं, प्रेम या लव। और इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है हमारी फिल्म्स का, एग्जैक्टली। क्योंकि एक छोटा बच्चा जो होता है वो फिल्म्स देख करके ही बड़ा होता है, और वो ऐसा ही एक अपने दिमाग में प्रेम की का चित्र बना लेता है कि प्रेम बहुत सुंदर है, और प्रेम एक स्त्री के साथ मुझे होना चाहिए, और जब होगा तो ऐसे हवा चलेगी, फूल उड़ेंगे और सब कुछ बहुत सुंदर रहेगा। हाँ जी। तो इस धारणा के साथ वो बच्चा बड़ा होता है। परंतु जब उसे प्रेम होता है तो वास्तविकता में वो सब जो फिल्मों में होता है वो कुछ भी नहीं होता, और धीरे 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 करके उसकी जो है, जो उसने पिक्चर बनाई थी वो खंडित होती है, और वो रियलाइज करता है अंत में कि अरे ये तो इंद्रधनुष था। लोगों ने तो कहा था कि जहां इंद्रधनुष जुड़ेगा वहीं पे जो है सोने का कलश होगा, लेकिन ना इंद्रधनुष कभी धरती से जुड़ा और ना ही सोने का कलश कभी मिला। वास्तविकता में प्रेम चाहे आपके ईश्वर के लिए हो, प्रेम चाहे किसी जीव जंतु के लिए हो, आपकी माता के लिए हो, चाहे अपनी पत्नी के लिए हो, चाहे ज्ञान के लिए हो, प्रेम साधना का विषय है। ठीक। प्रेम में साधना आपको करनी पड़ती है, प्रेम में श्रम आपको करना पड़ता है। जो प्राकृतिक है वो हमेशा दुख देगा। शरीर आपको दुख देता है क्योंकि प्राकृतिक है। भूख आपको दुख देती है क्योंकि ये प्राकृतिक है। अट्रैक्शन आपको दुख देता है क्योंकि ये प्राकृतिक है। ठीक है। और जो भी प्राकृतिक है उसमें उतार और चढ़ाव रहता है, या क्योंकि वो आज जवान है कल बूढ़ा हो जाएगा, उतार चढ़ाव है प्रकृति में। यानी कि आज अट्रैक्शन ज्यादा है, कल बढ़ जाएगा, परसों कम हो जाएगा।
ये फर्क हमें जानना जरूरी है कि जिसको हम प्रेम मान रहे हैं वास्तविकता में वो प्रेम ही है या फिर मोह है। मतलब आपके हिसाब से कहना है कि प्रैक्टिकलिटी अगर देखी जाए तो जो पिक्चरों के अंदर होता है वो रियल लाइफ के अंदर चीजें नहीं होती, मतलब उसके लिए आपको साधना करनी पड़ती है। उसके लिए प्रेम साधना ही है, ठीक है। प्रेम भक्ति ही है, प्रेम तपस्या ही है। जब तक आपने अपने प्रेमी को पूरे संसार में ना देखा और पूरे संसार को अपने प्रेमी में ना देखा, और प्रेमी का अर्थ यहाँ पे लड़का लड़की वाला प्रेमी मैं नहीं कह हाँ रही। जी, हाँ जी। प्रेमी जो है आपका ईश्वर भी हो सकता है, प्रेमी गुरु भी, जिसको आप प्रेम करें वो प्रेमी है। ठीक है। राइट, आपका पेट भी हो सकता है। जब तक आपने वो ना देखा तो आपने प्रेम की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त नहीं किया। इसीलिए मेरा ऐसा मानना है कि सबसे बड़े प्रेमी जो थे वो शंकराचार्य थे, वो बुद्ध थे, वो महावीर थे, एग्जैक्ट। क्योंकि उनका प्रेम जो था वो कहीं तक लिमिटेड नहीं था। ठीक। उन्होंने जब प्रेम किया तो करुणा और मैत्री थे, इससे सभी को उन्होंने अपना लिया। हाँ, वो ठीक। प्रेम का उच्चतम स्वरूप है। ठीक है। जैसे आपने भारतीय दर्शन कामशास्त्र के बारे में सारी काफी कुछ पढ़ाई करी हुई है, तो शास्त्रों के हिसाब से प्यार क्या है, प्रेम क्या है? हाँ, तो देखिए शास्त्र जो हैं वो हमको ये कहते हैं कि प्रेम के साथ-साथ आता है मोह, प्रेम के साथ-साथ आता है द्वेष। यानी शास्त्रों का ऐसा मानना है कि पूरी दुनिया जो है द्वैतवाद में चलती है। जहाँ अच्छा है वहाँ बुरा है, जहाँ काला है वहाँ सफ़ेद है, जहाँ दिन है वहाँ रात है, जहाँ प्रेम है वहाँ द्वेष है। ठीक। अर्थात आज जिससे तुम्हें प्रेम है, कल को उससे द्वेष हो जाएगा, ऐसे पूरे चांसेस हो सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। और यही कारण है सबसे अच्छे मित्र या सबसे अच्छे जो प्रेमी होते हैं सबसे बड़े दुश्मन भी बन जाते हैं, बिल्कुल। क्योंकि प्रेम के साथ साथ द्वेष चलता है। ठीक। तो शास्त्र कहते हैं दोनों ही अवस्थाओं से ऊपर उठ जाओ, एक ऐसी अवस्था में आ जाओ जहां अनन्य भक्ति है, अनन्य प्रेम है। यानी कि शास्त्रों का ये मानना है कि पहले तो दोनों अवस्थाओं से ऊपर उठ के अद्वैत की अवस्था में आ जाओ, जहां अच्छा बुरा, दिन रात, मेरा तेरा, अपना पराया एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन उसके बीच की एक सीढ़ी जो है, उसके बीच में एक ऐसी स्थिति रहती है जो अनन्य प्रेम की होती है, जहाँ तामसिक और राजसिक तत्व खत्म हो जाते हैं, केवल सात्विक रह जाता है। और वो एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ आप जो है जिस रूप में उस परम तत्व के दर्शन करते हैं वहीं आपको प्रेम हो जाता है। आपके लिए एक चींटी से लेके परम आकाश गंगा जो है वो एक ही तत्व का स्वरूप है। इसलिए यू कैन नॉट बी एनीथिंग बट लव, यू हैव ऑलरेडी बिकम लव। एग्जैक्ट। भक्ति जो है वो प्रेम का विषय है, सरेंडर का विषय है। सो वहां पर जो है हेट्रेड जैसी या तेरा जैसी या मेरा जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, क्योंकि ये सब कुछ वही तो है जिसको मैंने सदा पूजा था, ये सब कुछ वही तो है जिसको मैंने सदा प्रेम किया था। सो अनन्य भक्ति का स्वरूप जो है वो प्रेम का उच्चतम स्वरूप है, और इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि दोनों अवस्थाओं से आप ऊपर उठ जाइए। यदि एक में आप अटके रहेंगे प्रेम में, तो एक न एक दिन द्वेष भी अपना सर उठाएगा आपके अंदर से। ठीक है। मैम, जैसे आजकल वैलेंटाइंस वीक स्टार्ट हो चुका है, तो आपको पता है कि आजकल ना यूथ के अंदर या जो जितने लड़का लड़की हैं, ऑनलाइन डेटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा चल रही है। लाइक फॉर एग्जांपल बहुत सारी एप्लीकेशंस आ चुकी हैं जिसके अंदर जिसके पास कपल नहीं होता या जिसके पास कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं होता, वो वहाँ पर जाके आराम से फाइंड कर सकता है। तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है कि किस हद तक ठीक है? देखिए, ठीक तो बात है कि ये मार्केट की बात है सारी। ये कंज़्यूमरिज़्म को बढ़ावा देने की बात है। हमें याद है जब हम छोटे थे तो एक आर्चीज़ करके हाँ ब्रांड जी, हुआ करता था। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उन्होंने जो है इस जो आपका वैलेंटाइन्स डे है, इसको बहुत एक उत्सव की तरह मनाना शुरू कर एग्ज़ैक्ट। दिया। हाँ जी। वास्तविकता में सेंट वैलेंटिनो जो हैं, उनके विषय में कोई जानता नहीं है। सेंट वैलेंटिनो ने अपनी प्रेमिका के लिए कोई अपने प्राण नहीं दिए थे। ठीक है। सेंट वैलेंटिनो प्रेम का स्वयं स्वरूप थे। ठीक है। तो वैलेंटाइन का अर्थ ये नहीं होता कि आपकी प्रेमिका ही, वैलेंटाइन कोई भी हो सकता है, आपके पिता, आपकी माता, आपका पेट या अन्य जीव जंतु या ये पूरी प्रकृति या पूरा संसार। तो ठीक। पहले तो वैलेंटाइन डे को सही संदर्भ में समझना आवश्यक है, उसके टेक्स्ट को जाकर के सेंट वैलेंटिनो को पढ़ना आवश्यक है। दूसरी चीज ये कि जो भी हो रहा है ये बाजारवाद की वजह से हो रहा है। हाँ, एग्ज़ैक्ट। यानी कि आप जो है दूसरों के हृदय में काम की वासना जगाएं कि तुम अपनी प्रेमिका को सुंदर उपहार दो हुँ। और उस दिन वो सुंदर लगे। तो कितनी इंडस्ट्रीज चलती है, मेकअप इंडस्ट्री चलती है, फूलों की इंडस्ट्री चलती है, कार्ड्स की इंडस्ट्री भी चलती है,
खाना पीना उस दिन चलता है, तो बहुत बड़े लेवल पर जो है आपका जीडीपी ऊपर जाता है और आप प्रॉफिट एग्जैक्ट मतलब आप ये देखिए कि वो तो प्रॉफिट्स के अंदर सोच रहे हैं, आप मूर्ख बन रहे हैं, लेकिन नहीं आप केवल वो जगह है जहां से उनको वो प्रॉफिट निकालना है। बिल्कुल सो वैलेंटाइन प्रेम को सेलिब्रेट करने के लिए किसी दिन की आवश्यकता नहीं है। हम्म, प्रेम तो वो भाव है जिससे पूरा आपका जीवन जो है एक उत्सव बन जाता है। बिल्कुल सो यू डोंट मतलब नीड अ डे। वही है कि जैसे अब आप ये समझा रहे हो हम लोग एक्चुअली ये सारी चीजें इतनी ज्यादा हाइप कर चुके हैं मार्केट के अंदर कपल्स को ना काफी दिनों पहले ही वो इसको ना सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं कि यार वैलेंटाइंस वीक आने वाला है अगले 7 दिन हम लोग ऐसे रहने वाले हैं हम लोग ये सब कुछ करने वाले हैं या मतलब जो भी उनका प्लान आउट होता है वो सब कुछ प्री प्लान करके चलते हैं तो मैम इसके अंदर ना कहीं प्यार लस्ट और अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कपल्स के बीच में क्योंकि क्या होता है उन्होंने डेली मिलना होता है इन 7 दिनों के अंदर अब डेली मिलने के बाद कहीं न कहीं एक शादी का जो एक स्वभाव होता है, जो एक माइंडसेट होता है, वो कहीं न कहीं मतलब उत्पन्न होता है। मतलब बीच में आ जाता है कि नहीं यार ये वाला लड़का ही इज़ एक्चुअली अ राइट पर्सन फॉर मी या ही शी इज़ एक्चुअली अ गुड गर्ल फॉर मी तो मैं इसके साथ आगे अपनी ज़िंदगी भी सोच सकता हूँ। तो ये किस हद तक ठीक है? मतलब 7 दिनों के अंदर आप इतना ज़्यादा मिल लेते हो या इतना ज़्यादा आपस में बात कर लेते हो, आप इस हद तक पहुँच जाते हो कि मैं इससे शादी कर सकता हूँ। देखिए, पहले तो आपने जो बोला कि इसके अंदर प्रेम है, लस्ट है, अट्रैक्शन है, प्रेम तो नहीं है। हाँ, ये ठीक। बच्चे जो हैं जिनकी ठीक से दाढ़ी नहीं उगी है ना? जिनको प्रॉपर्ली नाक पोंछने की समझ नहीं है, हाँ जी, वो प्रेम जैसा भाव विकसित करेंगे और उसको समझेंगे, ये सत्य नहीं हो सकता। ठीक है। सो प्रेम को समझते हैं क्योंकि प्रेम के विषय में ही उन्होंने सुना है, परंतु वास्तविकता में वो अट्रैक्शन ही होती है। ठीक, और अट्रैक्शन का काम क्या होता है? अट्रैक्शन बाँधती है। प्रेम आपको मुक्ति देता है। ठीक, अट्रैक्शन पकड़ के रखना चाहती है, प्रेम आपको स्वतंत्रता देता है। अट्रैक्शन जो होती है वो क्षणिक होती है, प्रेम परमानेंट होता है, उसको आपके रूप से कोई अंतर नहीं पड़ता। ठीक है, अट्रैक्शन जो है वो चाहती है मैं इसे पा लूँ, कैसे मैं इसे बंधन में बाँध लूँ, ठीक। कैसे शादी कर लूँ। तो मतलब अट्रैक्शन और लस्ट आपके हिसाब से सेम है? बिल्कुल सेम। क्योंकि अगर जितना बंदा अट्रैक्ट होता है किसी के साथ वो लस्ट की वजह से ही होता है। लस्ट की वजह से अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन की वजह से लस्ट लस्ट होता है। ये दोनों भाई एक साहब दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। सो ये एक दूसरे को जो है एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं आपके अंदर। सो आप प्रेम तो वहाँ पर नहीं है, तो आप दूसरे को क्या करते हैं, तुरंत ही बाँधना चाहते हैं, कहीं और ना कोई ले जाए, हाँ, कुछ और ना हो जाए, हुँ, कहीं ये मेरे से प्यार करना कम ना कर दे, कहीं उम्र ना निकल जाए, माता-पिता कह रहे हैं कहीं किसी और से जहाँ भय होता है, वहाँ प्रीति नहीं होती। ठीक है। अगर आपके हृदय में ये भय है कि सामने वाला मुझे कहीं छोड़ ना दे, हुँ, तो आत्मचिंतन का विषय है। सोचिए, यदि छोड़ने की बात आ रही है आपके हृदय में, इसका मतलब वो इंसान तुम उससे बंध भी जाओ तब भी वो तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। सो वास्तविकता में ये जो हम शादी के बंधन में कूद जाते हैं तुरंत ही, ये अट्रैक्शन के फिज़िकल अट्रैक्शन के बेसिस पर होता है और जो भी चीज़ फिज़िकल फिज़िकल यानी मटीरियल लेवल पे होती है, वो क्षणिक ही होती है, वो परमानेंट नहीं हो सकती। क्योंकि आप पूरी दुनिया को देखिए, आप फिज़िकल हैं, आप एक दिन पैदा हुए थे, एक दिन मृत्यु होगी। बिल्कुल, मेरे साथ भी वही हुआ। ये माइक भी एक दिन आया था और एक दिन ये जो है नष्ट हो जाएगा। बिल्कुल, सो जो भी चीज़ मटीरियल है, उसकी नियति है जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त होना। ठीक। सो अट्रैक्शन जो है उसकी नियति है, आज होना और कल जो है नष्ट हो जाना। मैम अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना ये सोशली मतलब जितनी एप्लीकेशंस वगैरह हैं इनके चक्कर में कभी-कभी ना देखने में आता है जो लड़के होते हैं ना, वो किसी लड़की के पीछे अगर हैं या कोई लड़की अगर उन्हें पसंद है, तो वो क्या कहते हैं कि नहीं मुझे इसी से शादी करनी है। मतलब मैं इसके साथ ही रहना चाहता हूँ हमेशा के लिए। जो फैक्ट होता है ना उसके मदर पेरेंट्स की मतलब पेरेंट्स की तरफ से एक चीज़ आती है कि नहीं तो इससे शादी नहीं करेगा। रीज़न बीइंग कि ये हमारे कल्चर के हिसाब से नहीं है, ये फाइनेंशियली उतनी अच्छी नहीं है या कोई भी वो रीज़न देते हैं। तो आपके हिसाब से वो किस हद तक ठीक है? अगर कोई वाक़ई किसी से प्रेम कर रहा है, प्यार कर रहा है, तो उसको उससे वाक़ई शादी करनी चाहिए या नहीं? जैसा मैंने कहा कि प्यार तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स में होता नहीं है क्योंकि आप कभी विचार करिए, यदि 2 लोग कहते हैं कि हम एक-दूसरे से प्रेम करते हैं, वहाँ से ये चीज़ सुनिश्चित कर दी जाए कि इनके बीच में सेक्स कभी नहीं होगा, यौन संबंध नहीं बनेगा, कितने लोग शादी करेंगे? ठीक है। आपकी रिलिजन एक ना हो आप शादी कर लेंगे, आपकी सोशल स्टेटस एक ना हो आप शादी कर लेंगे। लेकिन अगर यौन आपका संबंध ना बन सके या आपको सामने पता चले कि सामने वाला गे है या लेस्बियन है, आप शादी नहीं करें। नहीं करेंगे। इसका मतलब प्रेम कहाँ गया? इसका मतलब शादी करने का मूल कारण जो होता है, वो सेक्स ही होता है।
अब आते हैं कि ये बात माता पिता ऑलरेडी जानते हैं क्योंकि वो झेल चुके हैं, जीवन जी चुके हैं, बिल्कुल। और उनको ये पता है कि आज जो इनको प्रेम लग रहा है मोह के रूप में या अट्रैक्शन के रूप में, एक ना एक दिन ये चला जाएगा और अंत में 40-50 साल के बाद मनुष्य अपने रिलीजन की तरफ जाता ही है, वो जिस भी रिलीजन का हो, ठीक है। चाहे वो इस्लाम का हो, क्रिश्चियनिटी, हिंदू धर्म का, वो अपने रिलीजन की तरफ जाता है क्योंकि जब तुमने भौतिक इच्छाएं पूरी कर ली तो तुम आत्मा की तरफ अग्रसर होते हो, और धर्म या रिलीजन वो पुल है जो तुम्हें भौतिक से आध्यात्मिक तक लेकर जाता है। ओके। और वहां पर जो है फिर प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं और आपके बीच में डिवोर्सेस होते हैं, आपके बीच में मतभेद होते हैं। तो वो शांति बनाए रखने के लिए माता पिता हो सकता है इस तरह से, जैसे मैंने आपको समझाया, समझा नहीं पाते, उनके पास सही शब्द नहीं होते, परंतु कहना वो भी यही चाहते हैं। मतलब वो इतने ओपन नहीं है, आपके कहने का मतलब है पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ या बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ कि इन सब चीज़ों के बारे में खुल के बात कर पाए? ओपन भी नहीं होते, कई बार जो है कई लोगों के पास सही शब्द नहीं, हर कोई कम्युनिकेट नहीं कर नहीं कर सकता। पाता, बिल्कुल। कई बार जो है लोगों के पास सही शब्द नहीं होते बोलने के लिए, तो जब शब्द नहीं मिलते तो गुस्से के रूप में वो चीजें बाहर आती हैं, या फ्रस्ट्रेशन के रूप में, या डांट के रूप में, और बच्चे समझते हैं हमारे माता पिता हमें समझ नहीं रहे हैं, जनरेशन का गैप है। वास्तविकता में जनरेशन का गैप नहीं है, वो सब चीजों को देख चुके हैं, ठीक। अपने ऊपर देख चुके हैं, मित्रों के साथ देख चुके हैं। अब तुम्हें केवल जो है अपना लिया हुआ एक्सपीरियंस, अनुभव का ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन तुम समझते हो कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ क्योंकि मैं जेनजी हूँ। बिल्कुल, ठीक है। परंतु वास्तविकता में तुम जेनजी हो या जेन वाई हो, जिसने अनुभव नहीं किया उसने ज्ञान को नहीं जाना। ठीक। अगर बिना अनुभव के ज्ञान को जाना होता तो आपके लैब्स ना होते जहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट्स करने को दिए जाते हैं, या केवल पुस्तक पढ़ के ही कोई इंसान समाधि की अवस्था में पहुंच सकता था। ठीक। फिर महावीर को या बुद्ध को जो है ध्यान की अवस्था में जाने की आवश्यकता नहीं होती। द थिंग इज कि वो अपने एक्सपीरियंस से बताते, और मुझे पर्सनली लगता है कि शादी में कम से कम आपका धर्म तो मिलना ही चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती पर है। धर्म के ऊपर जैसे अभी आपने ये बताया कि एक पर्टिकुलर एज के बाद ही जाकर बंदा अपने धर्म से ज़्यादा जुड़ता है। आफ्टर दी एज ऑफ, आप कह सकते हो 45 के बाद या 50 के बाद, जब वो सारे सुखों से निकल चुका होता है, एक अट्रैक्शन से, लस्ट वगैरह, लव हो गया, इन सब चीज़ों से वो बचपन से देखता आ रहा है। लेकिन आपके हिसाब से आजकल मैम इतने ज़्यादा डिवोर्सेस क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कहीं न कहीं जो पार्टनर्स भी है ना, वो एक-दूसरे से कहीं न कहीं बोर हो जाते हैं, थोड़े टाइम के बाद। नई-नई शादी होती है तब तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, बट ग्रेजुअली धीरे-धीरे जैसे-जैसे वो बोर हो जाते हैं, तो वो कहीं न कहीं चीज़ लीड आउट करती है डिवोर्सेस को। तो ये रेड फ्लैग्स इतने सोसाइटी के अंदर आजकल क्यों हैं? रेड फ्लैग्स वहाँ नहीं स्टार्ट होते जहाँ पर हमारे को एक दूसरे में प्रॉब्लम्स दिखने लगती है। रेड ठीक। फ्लैग वहाँ स्टार्ट होता है जब हम गलत चीज़ों की वजह से गलत इंसान का चयन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी ये जो पंच इंद्रियां हैं, हमारी आंखें सुंदरता देखना चाहती हैं, किसी को देखा सुंदर लगा, अब मैं इसी के साथ रहना चाहता हूँ। क्या कारण था कि तुम उसके साथ रहना चाहते थे? उसकी सुंदरता। ठीक। परंतु वो सुंदरता रहेगी नहीं, और जिस दिन रहेगी नहीं तुम उसके साथ रहोगे भी। ठीक है। ये जीवा वो ही चाहती है जो इसको अच्छा लगता है। तो ये बार-बार जो है मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खाना चाहती है, परंतु ये वो नहीं जानती कि बर्गर जब-जब शरीर में जाएगा ये कष्ट का कारण बनेगा, ये डायबिटीज़ का कारण बनेगा। ये शरीर जो है बार-बार एक नया टच चाहता है। पहले बीवी का टच चाहता है, उससे पहले माँ का टच चाहता था, उसके बाद प्रेमिका का टच चाहता एक्सपेक्टेशन है। टाइम के साथ बढ़ती जाती है। करेक्ट। एक ही टच को महसूस करते-करते ये शरीर जो है ये थक जाता है। अब इसे नया टच चाहिए, नए अनुभव। वास्तविकता में उस शरीर में प्रॉब्लम नहीं है, हाँ। प्रॉब्लम तुम्हारे में है, क्योंकि तुम अधूरे हो। तुम वो पूरापन कहीं खोज रहे हो जो तुम्हें नहीं मिला, परंतु तुम मूर्ख भी हो, क्योंकि तुम वो पूरा जो है, जो पूर्ण है, उसको बाहर खोज रहे हो। उन चीज़ों में जो क्षणिक है उसमें से क्षणिक ही निकल सकता है। जैसे डॉग में से डॉग निकल सकता है, हाँ। कैट में से कैट निकल सकती है, गुलाब का फूल गुलाब के फूल को ही जन्म दे सकता है। उसी तरह से जो मटेरियल है, जो क्षणिक है, वो क्षणिक का ही कारण बन सकता है। इसीलिए जो तुम अनुभव करते हो वो क्षणिक है। वास्तविकता में अगर तुम्हें पूर्णता चाहिए, तुम्हें बाहर से अंदर की तरफ जाना होगा, तुम्हें अपने अंदर वो पूर्णता देखनी होगी। इसीलिए ईशावास्य उपनिषद में कहा है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यानी तू पूर्ण है। तेरे साथ अगर कोई पूर्ण ही इंसान चलना चाहे तो पूर्ण और पूर्ण मिलके पूर्ण जीवन बना सकते हैं। तू भी आधा है, वो भी आधा है, तो एक अंधा और एक लंगड़ा
दोनों एक जंगल से बाहर नहीं निकल नहीं सकते हैं। सकते। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा मैम ये वाली बात आपने करके। मैम जैसे आप बता रहे हैं सारी चीज़ें, तो ट्रू लव आज की डेट के अंदर एग्ज़िस्ट करता है, सच्चा प्यार? क्योंकि जैसे पहले के टाइम पे देखा जाता था पेरेंट्स के बीच में, जैसे हमारे माता-पिता भी हैं, हमारा दादा-दादी भी थे, उनके बीच में ना ये चीज़ें देखी जाती थी कि दुःख-सुख अगर है तो वो साथ ही निकालना है। अगर प्यार है तो वो एक एक-दूसरे के लिए ही है। मतलब इधर-उधर की चीज़ों की तरफ वो ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होते थे। तो आज वो ट्रू लव कहीं न कहीं एग्ज़िस्ट करता है, मतलब इतनी मॉडर्न सोसाइटी के अंदर भी? पूर्व काल के अंदर माता-पिता जो थे वो सुख और दुःख दोनों में एक-दूसरे का हाथ पकड़ के साथ चलते थे ठीक। और सही सत्य प्रेम जहाँ होता है, वहाँ सुख और दुःख अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं ग्रो करने की। ओके। वो सत्य प्रेम जो होता है वो इनको चैलेंजेस के रूप में नहीं देखता कि ये चैलेंज है मेरे सामने। वो अपॉर्च्युनिटीज़ के रूप में देखता है कि अपॉर्च्युनिटी है हमारे प्रेम को सुदृढ़ होने की, ये अपॉर्च्युनिटी है हमारा साथ और पक्का हो इसकी। और सत्य प्रेम जो है वो हम सबका स्वभाव होता है। हर जीव का स्वभाव होता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ खड़ी होती है जब हम इस देह को जो है सत्य मान लेते हैं और भूल जाते हैं कि हमारा वास्तविक आकार जो है वो आत्मा का है, कि हमारा वास्तविक आकार जो है वो प्रेम का ही है और हम जो है इसकी ग्रैटिफिकेशन में लग जाते हैं। ये शरीर जो भूख से, प्यास से, सेक्स से हमेशा परेशान रहता है, इसकी ग्रैटिफिकेशन में लगने के कारण उथल-पुथल में हम फँस जाते हैं और चैलेंजेस देख लेते हैं हम रिश्तों के सामने अपॉर्च्युनिटीज़ की बजाय और चैलेंजेस के सामने टूट जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं और फिर एक-दूसरे का हाथ भी छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं। मैम आज की डेट के अंदर अगर जैसे कोई कपल है, जिसकी बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं बची, लड़ाइयाँ हो रही हैं, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मतलब बिल्कुल ही नहीं है। अच्छा ईगो भी बीच में आ गया है। तो अगर ये वाली बात उनके पेरेंट्स तक पहुँचती है ना, तो कहीं न कहीं पेरेंट्स का भी ये कहना होता है कि मैरेजेज़ आर ऑल अबाउट डूइंग कॉम्प्रोमाइज़ेज़ विद ईच अदर। मतलब अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो कहीं न कहीं, आप अपनी चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो या आपकी पार्टनर कर रही है, तो ही आपकी जो मैरिज है वो सस्टेन कर सकती है। मतलब कहते हैं कि थोड़ा तुम कर लो, थोड़ा तुम कर लो। तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है कि वाक़ई मतलब कॉम्प्रोमाइज़ेज़ के ऊपर ही शादियाँ चलती हैं आज की डेट में? वेल जो पेरेंट्स कह रहे हैं हमेशा वो बात सच हो ऐसा भी नहीं है क्योंकि वो भी मनुष्य ही हैं। एग्ज़ैक्टली। लेकिन उनके अनुभव से जो उन्होंने जीवन को देखा और उनका कोई इसमें ऐसे अहित नहीं वो चाहते अपने बच्चों का, वो हित ही चाहते हैं। हुँ, उनका ये लक्ष्य होता है कि बच्चे की शादी बची रहे और कष्ट ना झेले। ठीक है। परंतु मेरा ऐसा मानना है कि जब ऐसी परिस्थिति आ ही जाए, तो एक-दूसरे को मुक्त कर दीजिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। मुक्त मतलब डिवोर्स मुक्त दे दो? मतलब आप छोड़ दीजिए, एक-दूसरे को जाने दीजिए, डिवोर्स करना है, डिवोर्स करिए, आप एक-दूसरे से पृथक हो जाइए, वो आवश्यक है। क्योंकि एक-दूसरे के साथ रहकर प्रेम वो है जो एक-दूसरे के सबसे सुंदर स्वरूप को बाहर लेकर आता है। ठीक। अगर आप एक-दूसरे के को विकृत स्वरूप दे रहे हैं, एक-दूसरे को नीचे गिरा रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, हानि कर रहे हैं, तो इससे बेहतर है कि एक-दूसरे से आप पृथक हो जाइए। तो मतलब कॉम्प्रोमाइज़ भी करने का कोई फ़ायदा नहीं कॉम्प्रोमाइज़ है। कहाँ तक करेंगे जीवन में? किस चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे? ये जो कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात है ना, ये सही नहीं है। आप कॉम्प्रोमाइज़ कर के आपने अपनी बुद्धि को क्षीण कर लिया, कॉम्प्रोमाइज़ कर के अपनी हेल्थ को खराब कर लिया, द कॉम्प्रोमाइज़ कर के हर ऑफ़िस के अंदर आज ये है रिश्वत लेने-देने की प्रथा शुरू हो गई। हम कॉम्प्रोमाइज़ ही करे जा रहे हैं। कहाँ तक कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे? हम कॉम तभी देखा गया है कि जिनको हम लोग ज़्यादा प्यार करते हैं या जिनकी तरफ हम ज़्यादा आकर्षित रहते हैं, उनसे ही हमें कहीं न कहीं मतलब एक टाइम आता है कि हमें छोड़ना पड़ता है उन्हें। क्योंकि मतलब जिसे कहते हैं कि अगर हम किसी के बारे में ज़्यादा चीज़ें सोचें, किसी को अपने दिमाग में पूरा दिन के लिए बिठा लें, तो वो कहीं न कहीं चीज़ें उल्टी भी पड़ती हैं बॉडी के अंदर, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए। तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है कि वाक़ई हमें मतलब किसी को अपने ऊपर इतना हावी होने देना चाहिए? प्रेम जो है वो इस प्रकार से हावी नहीं होता। प्रेम में आप अपना कार्य करते प्रेम आपको प्रोत्साहन देता है कि तुम अपना कार्य करो, तुम आगे बढ़ो, तुम औरों के लिए अच्छा करो, ये प्रेम है। जो आपको बाँध के रखे, आपको बोले नहीं तुम घर वापस आ जाओ, मेरे ही साथ बैठो और कहीं मत जाओ, तो ये बंधन है। ये प्रेम नहीं है, ये इनसिक्योरिटी से पैदा हुआ हुआ बंधन है और जो चीज़ इनसिक्योरिटी से पैदा होती है, वो ज़्यादा दिन लास्ट नहीं करती। यही सभी ज्ञानी लोगों ने जो है समय के काल, समय के पार, देश के पार और अलग-अलग जगहों पे ये बात जानी है कि जिन-जिन चीज़ों को आप बाँध के रखते हैं, वो इनसिक्योरिटी की वजह से रखते हैं और इनसिक्योरिटी लंबी नहीं चल सकती, ना ही आप दूसरे इंसान को बहुत देर तक बाँध कर रख सकते हैं। दूसरी चीज़ कि आप किसी के बारे में पूरा दिन अगर सोचते रहते हैं, तो ये मानसिक प्रॉब्लम है, ये प्रेम नहीं है।
प्रेम जो है, जब आप किसी के साथ हैं उस समय आप उसी के साथ हैं। इसको माइंडफुलनेस कहा गया है बौद्ध दर्शन के अंदर। उस समय आप उसके साथ हैं, परंतु जब कार्य कर रहे हैं तो कार्य के साथ हैं, जब मित्रों के साथ हैं तो मित्रों के साथ है। और जो आपसे प्रेम करता है वो समझ जाएगा कि ये कार्य, ये मित्र, ये माता पिता, ये धर्म, ये सब मिल करके मेरे प्रेमी के स्वरूप को बना रहे हैं, तो मैं कैसे इनको छीन लूं इससे। बिल्कुल। सो ये आवश्यकता, अगर कोई, मैंने आजकल देखा है मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं कि वो अपनी फ्रेंड के साथ रहती है, मेरे साथ नहीं रहती है, इस बात पर लड़ाई है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। तुम यदि प्रेम करते हो, क्यों उसके दोस्त को उसके जीवन से माइनस करना चाह रहे हो? ठीक है। प्रेम तो प्लस करता है ना, मैम वो माइनस सिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा है आजकल। राइट। ठीक है। अच्छा मैम, अब बात करते हैं सोलमेट्स की। 2-4 दिन होते हैं कपल्स को साथ में रहते हुए, जो अनमैरिड हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, और वो पहले से ही सोच लेते हैं कि यार ही इज़ द परफेक्ट गाय फॉर मी, या लड़का सोच लेता है कि यही लड़की मेरे लिए मेरी सोलमेट है अब आगे के लिए भी। सोलमेट बनना इतना आसान है कि आप सिर्फ 2-4 दिन का प्यार दिखाते हो, उसके बाद आपको नहीं पता कि अगर आपकी शादी होती है, उसके बाद सर्कमस्टांसेस कैसे रहेंगे। तो सोलमेट का जो एक टाइटल देते हैं, वो इतनी जल्दी देना ठीक रहता है किसी को भी? पहले तो सोलमेट के कॉन्सेप्ट में हमारा तो भारतीय दर्शन नहीं मानता। मान लीजिए समुद्र में 10-12 लहरें हैं और वो लहरें एक दूसरे से कहें तुम मेरी सोलमेट हो, तो ये मूर्खता है लहरों की। हाँ। वास्तविकता में सबका सब जो सबकी लहरों का एसेंस जो है वो H2O ही है। हाँ जी। तो कौन किसका सोलमेट हुआ? सबका अस्तित्व समुद्र से था, समुद्र में है, समुद्र में विलीन हो जाना उनकी नियति है। सो सोलमेट जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आपकी काम वासना आप पे हावी हुई है, आपने उसको सुंदरता से पिरो करके और उसको सोलमेट जैसा नाम दे दिया आगे की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए। ठीक है। इतनी सी बात है कि अब आपको हाथ पकड़ना है, उससे भी आगे जाना है। तो अब उसको थोड़ा और डिग्निफाइड लगे तो हम इस प्रकार की चीज़ें करते हैं। और यहाँ पे हमें कंडीशनिंग जो है फ़िल्म्स देती हैं या मिल्स एंड बून्स जैसी किताबें देती हैं या जो गाने हम सुनते हैं वो देते हैं। तो वास्तविकता तो यही है, कोई इससे मना कर सकता है, पर सत्य में जाएँगे तो इसी को पाएँगे। मैम आपको लगता है जैसे आप एक सेंसर बोर्ड के मेंबर भी हो, आपको लगता है कि ठीक है मैं मानता हूँ वैसे इस चीज़ को कि हाँ ये है, लेकिन आपको कहीं न कहीं लगता है कि जितनी आजकल मूवीज़ बन रही हैं, उनका 100% या 99% इम्पैक्ट है आज के यूथ के ऊपर? 100% बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा भी है। जब बेल बॉटम्स आई तब हाँ, वही आपको जो है ट्रेंड सोसाइटी में चलता रहा। दिखा। हाँ, सो एक्चुअली मुझे लगता है कि सोसाइटी का चेहरा फिल्में हैं और फिल्मों का चेहरा सोसाइटी, एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। सो जब कोई हेयर स्टाइल आता है अमिताभ बच्चन का या शाहरुख खान का, वही जो है आपको नाइयों देखते के आ पास जाता है। भी दिखने लग हाँ, जाता है। हाँ। सो बिल्कुल इफ़ेक्ट करते हैं। अनफॉर्च्युनेटली हमारे बच्चे ये भूल गए हैं कि ये जो एक्टर्स रोल प्ले करते हैं, इनकी वास्तविक ज़िंदगी बहुत दुखद होती है। इनके पास बहुत ज़्यादा कोई ज्ञान होता नहीं है। इन लोगों के पास बहुत अच्छा कोई एक्सपीरियंस होता नहीं है। ज़्यादातर लोग ड्रग्स में या शराब में जो है लीन होते हैं और ऐसे लोगों का अपना आइडियल बना लेना, जब आप गलत आइडियल बनाएँगे, तो आप जहाँ पहुँचेंगे वो भी गलत ही स्थान होगा। एक्चुअली होता यही है ना, जो आपको ऑन स्क्रीन दिखता है बंदा उसी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। पीछे उसके करेक्ट। क्या चल रहा है, उसकी लाइफ़ कैसे है वो किसी को उससे किसी को मतलब नहीं होता। क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ते नहीं हैं। हम लोगों ने कभी टेनिस के अंदर जो है बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, हमने कभी विज्ञान में ध्यान नहीं दिया, हमने जो शास्त्र हैं उनमें ध्यान नहीं दिया। हमारे एक से एक कवि हुए हैं, उन पर हमने कभी कोई पढ़ाई-लिखाई नहीं करी। संत हुए हैं, उनको हमने पढ़ा-लिखा नहीं। हमारा लेना-देना केवल है करीना कपूर से जो चौथी क्लास फेल हैं, अच्छा। या फिर ऐसे लोगों से जो जिन्होंने जिनके ना तो कोई अनुभव बहुत ख़ास रहे हैं, ना जिन्होंने कष्ट पीड़ा देखी है, ना जिन्होंने कोई पढ़ाई की है, ना कोई तप किया है, ना कोई त्याग किया है। ऐसे लोगों को आइडियल बना भी लेंगे तो बहुत अच्छे स्थान पे पहुँचेंगे नहीं। ठीक है। मैम लव मैरिज और अरेंज मैरिज आपका दोनों के ऊपर क्या माइंडसेट है? क्योंकि मेरे हिसाब से लव मैरिज जो होती मतलब इनके अंदर दोनों शादियों में से ज़्यादा लंबे टाइम तक कौन-सी मैरिज होती है वो सस्टेन करती है? वैसे तो मैं मैरिज को ही नहीं उतना मानती, लेकिन आप पूछ ही रहे हैं तो देखिए दोनों के अपने पॉजिटिव और ये नेगेटिव। आपसे मेरा पूछने का ये मकसद ये था कि आपको आपके पास नॉलेज सोसाइटी की, आपके पास नॉलेज हर एक बंदे के बारे में, किसका कैसा माइंडसेट है, कोई कैसा सोच रहा है, तो ही मेरे को मैं जानना चाहता हूँ कि आपका इसके ऊपर क्या परसेप्शन है? सो दोनों के ही अपने पॉजिटिव नेगेटिव्स हैं। हम ये नहीं कह सकते कि जिन लोगों को शादी से पहले प्रेम हो जाता है वो सब के सब केवल अट्रैक्शन बेस्ड होते हैं, ऐसा भी नहीं होता। ठीक है। बहुत सारे ऐसे प्रेम होते हैं जो कई सालों तक रहते हैं, फिर वो शादी विवाह करते हैं। तो हम किसी को भी एक
एक कंक्लूडिंग रिमार्क नहीं कह सकते ठीक। कि लव मैरिजेस सारी गलत होती हैं, अरेंज मैरिजेस सारी गलत होती हैं। सब देश काल परिस्थिति पे निर्भर करता है। लेकिन हाँ, जब आप शादी के बंधन में बंधते हैं तो आपको ये बात याद रखनी है कि जब ये मनुष्य जो है ये ऐसा नहीं रह जाएगा, जब वृद्धावस्था इस पर हावी हो जाएगी, जब ये बाल इतने सुंदर नहीं रह जाएंगे, जब ये खाल इतनी सुंदर नहीं रह जाएगी, तब मैं क्या इसको प्रेम कर पाऊंगा? लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जब उसको ख्याल भी करते हैं ना, तो वो वीर ज़ारा की तरह हमारा जो ख्याल भी होता है वो बड़ा सुंदर होता है। वही सारा बॉलीवुड तो माइंडसेट होता है। इसलिए जो है हमारे डिसीजंस भी जो होते हैं असत्य पे बेस्ड होते हैं। सो आपको ये याद रखना है शादी करते वक्त कि मैं पूर्ण हूँ, मेरे साथ तुम भी पूर्ण हो, हम दोनों हाथ पकड़ के क्या एक पूर्ण जीवन बना सकते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है शादी की जो कटु सत्य लग सकता है मेरा कुछ लोगों को, कि प्रकृति अपना खेल खेलती है, आपके साथ नहीं, मनुष्य के साथ नहीं, हर जीव जंतु के साथ। प्रकृति का काम है कि स्पीशीज आगे बढ़ते रहें, ये प्रकृति चाहती है। नेचर का काम है कि कोई स्पीशी विलुप्त नहीं होना चाहिए, तो इनके अंदर काम का बीज डाल दो। पुरुष और स्त्री के इस खेल से संतान उत्पन्न होनी चाहिए। अब बाकी उसके ऊपर आप जितने मर्जी फ्रिल लगा लें, प्रेम का, भाव का, ये वो अलग बात है। लेकिन शादी का मेन मकसद जो है, आपको कैसा भी प्रेम हो, चाहे लव मैरिज से अरेंज से, अंत उसका यही है कि एक आपको पुत्र या पुत्री की प्राप्ति होनी है। ठीक है। मैम आप ना मेरे को अब ये बताइए, पहली बात तो मेरे को ना वाकई बहुत बहुत वैल्यूएबल बातें आप आज आपसे करने को मिल रही हैं। और आगे बढ़ते हुए आप मेरे को ये बताइए, रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए भाई कि कम्युनिकेशन किस हद तक ज़रूरी है एक कपल के बीच में? कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है एक कपल के बीच में, लेकिन सबसे पहले कम्युनिकेशन अपने साथ बहुत ज़रूरी है। आप दूसरे को प्रेम करिए, लेकिन सबसे पहले अपने से प्रेम करिए। जिसने अपने से प्रेम नहीं किया वो दूजे से प्रेम नहीं कर सकता। जिसने अपने से कम्युनिकेशन नहीं किया वो दूजे से कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। जो अपनी तरफ करुणामय है नहीं है, वो किसी की तरफ करुणामय नहीं रह सकता। Okay. इसलिए आवश्यक है पहले खुद से जुड़ना, फिर दूसरे से जुड़ना, और दूसरे को फिर खुद का ही हिस्सा बना लेना, ताकि वो दो रहे ही ना, वो एक ही हो जाए। ठीक है। मैम शादी जैसे जब कोई कपल जाता है अरेंज मैरिज के अंदर, स्पेशली जब होता है कि कुंडलियाँ मिलाई जाती हैं, जब कुंडली मिल जाती है तो लड़का लड़की को मिलाया जाता है कि भाई आप एक बार आपस में बात कर लो, अगर आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है तो हम लोग बात आगे बढ़ाएंगे। आप मेरे को वो चीज़ बताइए जो उस टाइम पे लड़का लड़की को एक दूसरे से आपस में करनी चाहिए ताकि शादी आगे लंबे टाइम तक चल पाए। कोई प्रश्न ये सुनिश्चित नहीं कर सकता कि शादी लंबी चलेगी या नहीं। कोई ऐसी चीज़ कोई चीज नहीं सुनिश्चित कर सकती। बात इतनी सी है कि ये तो मुझे बड़ी बाजारवाद वाली चीज लगती है कि हम गए किसी को मिलने देखने और उससे पूछे व्हाट आर योर हॉबीज। आप खाना बनाना पसंद करती हैं, काम करना, आप प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं क्या कि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है या कलर टीवी है, इसमें रिमोट है कि नहीं है, ठंडा करेगा तो 15 डिग्री पे करेगा या 18 डिग्री पे करेगा। तो ये बाजारवाद के तरीके से हम एक उस इंसान को देखने का प्रयास कर रहे हैं जो हंसता है, बोलता है, जीता है, चलता है, खाता है, पीता है। नॉट पॉसिबल। मतलब ये कहीं पर भी वैलिड ये वैलिड नहीं है। आप इस प्रकार के प्रश्नों के ऊपर शादी करेंगे या नहीं करेंगे, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। ये पूरा कॉन्सेप्ट ही गलत है। सो मेरा मानना है कि अगर आपको फिर भी पूछना ही पड़ जाए तो आपको प्रश्न ये पूछने चाहिए कि तुम कितने आध्यात्मिक हो, तुम्हारे लिए आध्यात्म का अर्थ क्या है। क्या तुम आध्यात्म में संपूर्ण ब्रह्मांड को देखते हो या आध्यात्म इंडिविजुअलिस्टिक है तुम्हारे लिए। मैं यहाँ पे पूजा पाठ की बात नहीं कर रही, मैं स्पिरिचुअलिटी की बात कर रही हूँ। ओके। सो जो इंसान जितना स्पिरिचुअल होगा वो इंसान ज्यादा स्थिर होगा, ज्यादा जड़ा हुआ होगा। इंसान स्पिरिचुअलिटी में स्थित नहीं है वो भागने दौड़ने वाला, इधर उधर जाने वाला, या अगर शरीर से नहीं तो मन से जाने वाला होगा। ओके। मैम एक ना आपसे बात करनी है मुझे कि जब एक शादी हो जाती है कपल की तो शादी के बाद जो लड़की होती है, मतलब देखो मैं स्पेशली मैं किसी को फोकस में नहीं लेकर आ रहा, किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रहा, बट हाँ जैसे जो हम लोगों को सुनने में आता है, लड़कियां ना अपने इन लॉज की बात शादी के बाद, क्योंकि देखो इतनी जल्दी कोई अडाप्ट नहीं होता नई फैमिली के अंदर, स्पेशली अरेंज मैरिज के अंदर। तो क्या होता है वो लड़कियां अपने घर पे अपनी माता पिता को यहाँ इन लॉज की सारी बातें कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करती है, जिसके चक्कर के अंदर जो डिवोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि उनका जो इन्वॉल्वमेंट होता है उनके मम्मी पापा का, वो इन लॉज के अंदर भी कहीं ना कहीं आ जाता है, या वो अपनी बेटी को कुछ ऐसी चीज़ें बोलते हैं जो आगे लाइफ लॉन्ग नहीं चल पाता। तो ये किस हद तक ठीक है, किस हद तक गलत है आपके हिसाब से? सही और गलत में तो मैं सही गलत तो कहती ही नहीं किसी चीज को। लेकिन यहाँ मैं कहूंगी कि लड़की की और लड़के दोनों की गलती होती है।
कारण ये है कि ये समझना पहले नेचर को ज़रूरी आपका है कि लड़के जो होते हैं वो विजुअल बीइंग्स होते हैं, ठीक वो है, देखना पसंद करते हैं, ठीक है, और लड़कियां जो हैं वो कम्युनिकेट करना पसंद करती हैं। सो जब भी कोई कष्ट होगा, कोई खुशी होगी, वो बोलना चाहेंगी। अगर पार्टनर बात ही नहीं कर रहा, कम्युनिकेट कर ही नहीं रहा, तो उसको जो है शायद कहीं और जाना पड़े, और वो शायद जो है वो माँ ही हो जाती है। लेकिन लड़की को भी यहाँ समझना चाहिए कि केवल घर की बात नहीं, कोई भी बात, आपके मित्र ने कोई बात बताई, पति ने कोई बात बताई, आप एक समुद्र की तरह रहें, जो आपके अंदर आए उसको संभालें, उसको बाहर जाकर के लहरों को छपछपाए नहीं, ताकि उसकी बूंदें सब पर पड़ें और सब वो कड़वे पानी का या खारे पानी का टेस्ट लें। आवश्यकता नहीं है इसकी। आप अपने नेचर को समझें कि हाँ, बोलना मेरी प्रवृत्ति है, लेकिन मेरा जो है पार्टनर नहीं बोल पा रहा, कोशिश करूं मैं, यदि तब भी नहीं बोल पा रहा, तो भी ये उचित तो नहीं है कि माता पिता को भी मैं सारी बातें बताऊं और उसकी वजह से यहाँ पर भी कष्ट आए। तो किसी की बात किसी से करना ये उचित ही नहीं है। ठीक। लेकिन यहाँ पति को भी समझना चाहिए कि वुमेन आर कम्युनिकेटिव बीइंग्स। मतलब मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि अगर आप अपने मम्मी पापा की ज़्यादा सुनोगे शादी के बाद, तो शादी उतना सफ़र करेगी। रादर अगर आप एज अ कपल, अगर आप अपने बीच में सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है, अगर आप उसको सारा सॉर्ट आउट कर लो, वो ज़्यादा बेटर है। रादर अगर आप सोसाइटी के अंदर उतनी ही धूम मचाकर सारी चीज़ों का। करेक्ट, 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 ये भी बात है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम अपने आप को ना दुखियारा मानने लग गए हैं हाँ आजकल। जी, हाँ जी। क्यों मानने लग गए हैं? कपल्स अपने आप को दुखियारा मानते हैं, खास तौर पे लड़कियां जो होती हैं, उनके अंदर ये बेचारेपन का बड़ा एक वो होता है। हाँ, बिल्कुल। वो देखते हैं ऑनलाइन इंस्टाग्राम अकाउंट्स कि उसने वो डेट पे लेकर के गया, उसने इतना बड़ा डिनर दिया, उसने उसको गिफ्ट दिया, तो उनको लगता है हमारा भी ऐसा ही रिलेशनशिप होना चाहिए। वास्तविकता में जब सेलिब्रिटीज के रिलेशनशिप्स देखते हैं, वो एक मिथ्या है, वो एक झूठ है, वो केवल लाइक्स के लिए एक डाला गया पोस्ट है। कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं होता। आपको रियलिटी में जीना चाहिए, आपको ये समझना चाहिए कि पूरे दिन में खाना भी बनाना होगा, कपड़ा भी धोना होगा, आपको जो है माता-पिता से, मतलब सास ससुर से कभी डाँट भी पड़ सकती है, हर प्रकार की सिचुएशन आ सकती है। लेकिन अगर आप अपने आप को दुखियारा बना लें कि देखो मलाइका अरोड़ा कितनी लकी है और मैं कितनी दुखी हूँ, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम का कारण बनेगा जब आप रॉन्ग कंपैरिजन्स करेंगे। ठीक है। शादी के बाद आपको लगता है कि जो एक हस्बैंड होता है, उसे अपनी वाइफ़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू हिज़ पेरेंट्स? मतलब उन माँ-बाप को उतनी मतलब प्रायोरिटाइज़ की बात है इसके अंदर कि अपनी वाइफ़ को ज़्यादा देनी चाहिए इसके अंदर? देखिए, प्रॉब्लम हमारे ब्रेन की है कि ये ना नंबर्स में सोचता है, ज़्यादा कम, अच्छा बुरा। तो ये जब ऐसे सोचता है ना, तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। तो वास्तविकता में प्रायोरिटी जो है सिचुएशन से आती है। ठीक है। मान लीजिए माता-पिता के ऊपर कोई बड़ी समस्या आ गई, तो उस वक़्त प्रायोरिटी वो होंगे। पत्नी के ऊपर कोई समस्या आ गई तो प्रायोरिटी वो होंगे। दोस्त पे आ गई तो प्रायोरिटी दोस्त होंगे, और काम पे आ गई तो प्रायोरिटी काम होगा। तो आप प्रायोरिटी किसी एक को कभी बना ही नहीं सकते। प्रायोरिटी हैज़ टू बी डिसाइडेड by what the situation is, not by just imagining कि मेरी वाइफ मेरी प्रायोरिटी है या मेरे पेरेंट्स मेरे प्रायोरिटी हैं। प्रायोरिटी हर वक्त, हर दिन, हर समय चेंज होती रहती है। जैसे आज यहाँ आना मेरी प्रायोरिटी था, बिल्कुल, बिल्कुल। अब जाकर के स्टूडेंट्स को पढ़ाना मेरी प्रायोरिटी है, ठीक है, फिर खाना बनाना मेरी प्रायोरिटी होगा। तो प्रायोरिटी जो है हर समय पे अलग अलग होती है। ठीक है। अच्छा मैम, अब बात करते हैं बच्चों के बारे में। आजकल ना बच्चे करने सब भूल गए हैं, जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि क्या है कि कपल्स कहते हैं कि या तो हम लोग फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है कि हम लोग एक बच्चा पाल पाएँ, या हम लोग करियर ओरिएंटेड है कहीं न कहीं कि भई पहले अपना करियर हम लोग बना लें या हमारी वाइफ़ बना ले, उसके बाद ही हम बच्चा प्लान करें। इसके चक्कर के अंदर क्या है कि कोई बच्चा आज के डेट के अंदर करना ही नहीं चाहता। मतलब सबका माइंडसेट ये है कि आपकी लाइफ़ है, इसको जियो, अपना घूमो-फिरो, बात खत्म। जितना अगर आप बच्चा पालोगे तो आप बच्चों के अंदर ही उलझे उलझे रह जाओगे ताउम्र के लिए। तो आपको क्या लगता है कि भई ये जो बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है, ये किस हद तक सही है? अच्छी बात है, बच्चे नहीं करना चाहते तो बढ़िया है। बच्चे नहीं, कुछ तो अच्छा कर रहे हैं। देखिए, कहीं न कहीं तो मतलब नेचर के ऊपर थोड़ा कृपा कर रहे हैं। जैसे आप कह रहे थे कि ये प्रकृति चाहती है खुद कि हम लोग एग्ज़ैक्टली, बच्चे गए। हाँ, तो ये हो सकता है इतना इतना बोझ बढ़ गया है इस धरती के ऊपर कि प्रकृति चाहती है कि भाई अब बस करो तुम लोग, है ना? 4-4, 6-6, 8-8 बच्चे करे ही जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे। और क्यों कर रहे हैं? कारण देखिए, वंश चले। वंश किसका चलता है? चोल डायनेस्टी थी या पल्लव थे या अशोक थे, किसी का भी आज तक कोई वंशज आज बचा है? नहीं बचा। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ का, इवन वंश का जब उद्भव होता है तो उसका अंत भी निश्चित होता है।
जिस तरह से मनुष्य का। हाँ। सो कोई वंश सदा के लिए चलता नहीं है, चाहे कोई भी डायनेस्टी हो। सो इसलिए आपकी भी बहुत लंबी चलेगी नहीं, चाहे वो शर्मा हो, चाहे सिंह हो, चाहे जैन हो, XYZ, वो उनका अंत होना है एक रोज। पहली बात। दूसरी चीज, जो बच्चा करने की आप बात कह रहे हैं, देखिए बच्चा पैदा करना होता है कि आप शेर और खरगोश को देखिए। खरगोश जब 2 से 4 महीने का होता है तो काम वासना में लग जाए। सबसे कामुक प्राणी अगर किसी को माना गया है, खरगोश को माना गया है। 2 या 4 महीने की उम्र में ही वो पिता माता सब कुछ बन जाता है। और जब जो फीमेल खरगोश होती है, जब जन्म देती है तो एक साथ काफी बच्चों को जन्म देती है। क्यों जन्म देती है? क्योंकि उसको पता है कि इनमें से कुछ जो है रह जाएंगे और बाकी मर जाएंगे। सो उनको आबादी बढ़ानी है, यानी उनको जनता को बढ़ाना है। शेर क्या करता है? कई सालों में एक बच्चा पैदा, बिल्कुल कई सालों में। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उत्तराधिकारी एक ही होता है और वो स्ट्रांग होना चाहिए, वो इंटेलिजेंट होना चाहिए, उसमें शौर्य होना चाहिए। सो जो जितना कमजोर होगा उसमें उतनी ही प्रवृत्ति होगी कि मैं और बढ़ाऊं और अपना मेरे पास अपनी तो कोई शक्ति है नहीं, परिवार की शक्ति बढ़ाऊं। और जो ज्ञानी इंसान होगा, जो जितना जागा हुआ होगा, उसको इन चीजों से कोई मतलब नहीं होगा। जिस प्रकार से बुद्ध को कोई मतलब नहीं था, शंकर को कोई मतलब नहीं था, या महावीर और बुद्ध दोनों मैरिड थे, ये बात देखिए। उसके बाद उन्होंने जो है संन्यास ग्रहण किया है। हाँ जी बिल्कुल। राइट। तो जो जितना जागा हुआ होगा अपनी जर्नी में, वो उतना ही इन चीजों से दूर रहेगा। तो अच्छी बात है। और यहाँ लोग जागे हुए तो नहीं है, यहाँ बच्चे से निकल के माया में फंस रहे हैं कि हमारी नीड्स पूरी हो जाए, बच्चे की ना। पर अच्छा है, क्योंकि अगर ऐसे इंसान को बच्चा पैदा हो जाए तो वो क्या करेगा? वो उसको पूरी सुविधाएं दे ही नहीं पाएगा। उसके अंदर ये द्वंद हो जाएगा कि पहले मैं अपने लिए खरीदूं या बच्चे के लिए खरीदूं। ओके। ऐसे बच्चे को संस्कार दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो बच्चा संस्कार के कारण पैदा नहीं हुआ है, मुसीबत के कारण पैदा हुआ है। क्योंकि पैदा करना है, घर वाले पीछे पड़े हैं, फोर्स की वजह से वो पैदा हुआ है, वो प्रेम की वजह से पैदा नहीं हुआ। जैसे हमारे यहाँ काम शास्त्र में कहा गया है कि यदि आपको अच्छी संतान चाहिए तो आवश्यक है कि आप सात्विक महीना चुनें। जैसे श्रावण का महीना सात्विक माना जाता है, सात्विक महीना चुने। आप ब्रह्म मुहूर्त में जो है संभोग करें। ब्रह्म मुहूर्त सात्विक मुहूर्त होता है। ठीक है। और तामसिक में दिन के समय में यदि आप संभोग करते हैं तो ऐसी संतान जो है वो राक्षसी ही संतान पैदा होती है। और बोलेंगे मैम ये तो अंधविश्वास है। अंधविश्वास नहीं है, समय का आप पे प्रभाव पड़ता है। क्यों आपको दोपहर के समय में खाना खाने के बाद नींद आती है? क्यों काम की वासना रात को ही जागती है? क्यों ज्ञान के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त ही जो है पढ़ने के लिए उचित समय बताया गया है। सो ये ऐसा नहीं है कि बस लोगों ने संस्कृत सुनते ही वो उसको जो है सोचते कह रही ये तो अंधविश्वास है। आप उसके मूल में जाके देखिए कि वो कह क्या रहे थे। मतलब सारी चीजों का कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है। एब्सोल्युटली। पत्नी जो है उसका पांव किस दिशा में होना चाहिए, सर किस दिशा में होना चाहिए, कौन सी पोजीशन में आपको संभोग करना चाहिए, ये सब काम शास्त्र में बता रखा है। यदि आपको एक अच्छी गुणवान और इंटेलिजेंट संतान चाहिए तो। अब जैसे आप अनमैरिड हो, आपने शादी नहीं करी, तो आपका कहीं ना कहीं शादी को लेके क्या पर्सपेक्टिव है? देखो मैं थोड़ा पर्सनल हो रहा हूँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आप कहीं ना कहीं वो चीज़, एक लव, एक अफेक्शन अपने पार्टनर से कहीं मिस नहीं करते? पहले तो शादी शब्द को हम ठीक से समझे नहीं, ना पति शब्द को समझे हैं ठीक से। शादी का मतलब 7 फेरे लेना नहीं होता। शादी का मतलब होता है किसी चीज से एक आत्म हो जाना। जब मैं ये कहती हूँ कि मेरी शादी मेरे काम से हो गई, इसका ये मतलब नहीं है वर्क किसी लड़के का नाम है और उससे मेरी शादी हो गई। ठीक है। इसका मतलब उस भाव से समर्पण हो गया मेरा। ओके। राइट। पहली बात। दूसरी चीज देखिए, शादी जो है ये आपके प्रारब्ध से भी आती है। तो पहले तो मैं पत्री में यकीन नहीं करती थी, पर अब जो है मैं सबसे ज्यादा ज्योतिष में ही पढ़ती हूँ। तो ज्योतिष में जब मैंने अपनी पत्री को खंगाला तो मुझे पता चला कि मेरे शादी के योग ही नहीं थे कभी, इसलिए मेरी शादी हो भी नहीं पाई। मेरे संन्यास के योग बनते हैं। केतु जो है 12वें घर में है मेरे। 12वें घर का केतु आपको संन्यास की डगर में ले जाता है। और शनि जो है मेरी पत्री के कारक ग्रह हैं, वो भी आपको अकेला या एकाकी करते हैं, यानी कि आपको ज्ञान की तरफ ले जाते हैं। वो एक बड़ा कारण था जो मुझे बाद में पता चला। शादी ना करने का उस वक्त जब मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं जानती थी, ये रीजन था कि मुझे कोई अपने स्तर का नहीं लगा। नहीं, आपने कभी बॉयफ्रेंड के लिए कभी नहीं देखा? या बॉयफ्रेंड वाला कॉन्सेप्ट मैं नहीं मानती हूँ। ठीक है। मुझे
मैं मतलब मेरे है ही नहीं, मेरे मैं बॉयफ्रेंड जैसी चीज़ को नहीं समझती हूँ। लेकिन हाँ, जिन लोगों से मैंने कभी बात करी है, मेरे घर वालों ने कुछ लड़कों को लेकर के आए थे कि भई इनसे मिलिए, उनसे मिलिए। तो जिस प्रकार के वो प्रश्न पूछते थे, वो इतने बचकाने प्रश्न होते थे, जैसे कि मुझे याद है कि मैं 21 साल की थी, तो मेरे नाना ने लड़का था, एक रिश्ता था, वो लाए। तो उसने मुझे पूछा, आपके हॉबीज़ क्या हैं? आप क्या-क्या करना पसंद करते हो? कौन-सी फ़िल्म, हू इज़ योर फ़ेवरेट एक्टर? अब ये कोई प्रश्न इस अब लेकिन 21 की एज के अंदर तो आई गेस ये वाली मैं ज़्यादा 21 की एज में गालिब साहब को पढ़ती थी, बशीर बद्र को पढ़ती थी, तो मेरा स्तर जो था 21 में काफ़ी ऊँचा था। ऊँचा था। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने रामानुजाचार्य को पढ़ा है, शंकराचार्य को पढ़ा है, आदि-आदि, तो वो भी घबरा गए कि ये कौन है? तो इस वजह से मेरा कभी तारतम्य बना नहीं। हालाँकि 21 से 25, 26, 27 साल की उम्र तक मुझे लगता था चलो शादी कोई अच्छा अगर मिल गया तो ठीक है, कर लेंगे। लेकिन कभी वो ज्ञानी पुरुष मिला नहीं जो मेरे ज्ञान के ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित करता। तो ज्ञानी लड़की को चाहिए कि कोई ऐसा मेल मिले जो उसके ज्ञान को पकड़ सके, उसको और ज्ञानी बना सके। बिल्कुल। वैसा कोई मिला नहीं। तो इसलिए जो है फिर वो समय बीतता गया, मेरे को लगता है सितारों ने काम करना शुरू किया। फिर 30 की उम्र में मुझे लक्ष्य मिल गया कि नहीं, मुझे अब अपना पूरा जीवन जो है जीव-जंतुओं की सेवा में लगाना है। तो अब मेरी शादी जो है समस्त ब्रह्मांड के जीव-जंतुओं से हो चुकी है और उन्हीं को लेकर के मैं समर्पित हूँ, और शादी मैं करूँगी अब नहीं संभव है। मतलब अब आप जैसे सोच रहे हैं कि अगर आपका जी। केतु 12वें घर के अंदर है, तो वो सन्यासी की तरफ ही वो आपको संन्यास की तरफ ले आपका भी जाएँ। माइंडसेट अभी वैसा ही है कि मुझे सन्यास मैं शादी के विषय में सोचती ही नहीं। नहीं, सन्यास के लिए अगर आप सोचते हो संन्यास में ऑलरेडी वो प्रक्रिया जारी है, मतलब इट इज ऑलरेडी ऑनगोइंग। ऐसा नहीं है संन्यास, कोई ऐसा नहीं कि आज मैंने सोचा कल हो गया। हाँ, नहीं संन्यास चरण दर चरण होता हाँ है। जी, हाँ जी। आप कुछ कुछ रियलाइज करते हैं, आप छोड़ते हैं। बाहरी संन्यास को मैं नहीं मानती कि मैंने चोला धारण कर लिया तो संन्यास हो गया, नहीं। संन्यास आंतरिक प्रक्रिया है। सो मैं कभी किसी पुरुष को ऐसी दृष्टि से देखती ही नहीं हूँ, मेरे हृदय में ही नहीं आता। ना मेरे हृदय में आता है कि ये मेरे भाई हैं, ना मेरे हृदय में आता है कि मेरे गुरु है, ना मेरे हृदय में आता है कि इनसे मैं शादी कर सकती हूँ। तो मेरे मन में कुछ आता ही नहीं है। इट इज़ ज़ीरो देयर। एंड जहाँ तक आप सोचते हैं, पूछ रहे थे कि आपको कभी वैसे प्रेम की आवश्यकता नहीं होती है कुछ, तो ऐसा मैंने आपसे कहा कि मेरे को आता ही नहीं है दिमाग के अंदर। मेरा तो बस ये है कि सार्वभौमिक प्रेम है मेरा। मतलब अगर आप कष्ट में होंगे तो आई विल गो आउट ऑफ माय वे टू मेक श्योर कि आप जो है उस कष्ट से मुक्त हो जाए। लेकिन आपकी जगह अगर वहाँ पे एक डॉग होगा, एक चिड़िया होगी, मैं उसके लिए भी सेम करूँगी। तो जो प्रेम मेरे हृदय में आपके लिए है, वही प्रेम इनके लिए है, वही प्रेम जो है एक डॉग के लिए है, वही एक चिड़िया के लिए। सो प्रेम में कोई भेद नहीं है। मतलब ऐसे माइंडसेट के साथ बहुत कम लोग दिखने को मिलते हैं आज की डेट में सोसाइटी के अंदर। मतलब मैं कहता हूँ आज मेरी बहुत अच्छी किस्मत है कि मैं आज आपके साथ बैठ के ये सारी चीजें कर थैंक यू। ये सच्ची बात है, क्योंकि ऐसी मेंटालिटी हर लोगों की नहीं है। नहीं तो मुझे किसी से अट्रैक्शन नहीं होता। मतलब अट्रैक्शन ना पशु से, ना पक्षी से, ना किसी पुरुष से, ना किसी स्त्री से। अट्रैक्शन का मतलब मैं सेक्सुअल अट्रैक्शन ना समझे। हाँ जी, हाँ जी, मैं समझ गया। अट्रैक्शन मतलब क्षणिक, अरे कितना सुंदर है ये, मुझे मिल जाए, ऐसा नहीं होता मेरे साथ। ठीक है मैम, अब एक चीज़ आप मुझे और बताइए। एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए, चाहे वो माता पिता के लिए हो, चाहे वो किसी एनिमल्स के लिए हो, या अपनी घरवाली के लिए, पत्नी पति के लिए हो, उसके लिए कोई आप मुझे हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करने के 2 या 3 टिप्स दे दीजिए। प्रेम कोई भी हो, पिता के लिए, माता के लिए, पशुओं के लिए, उसके सिद्धांत एक ही रहते हैं। त्याग करना सर्वप्रथम। तू ही तू है, मैं तो हूं ही नहीं। मैं तो एक लहर हूं और तू समुद्र है। तुझ में मैं मिल गया तो मैं भी तो समुद्र ही हो गया। सो पहला तो त्याग उसमें होना चाहिए। दूसरा, आप जब किसी से प्रेम करते हैं तो उसको आप अपने समय जरूर देते हैं। हम व्यवहारिक जगत की बात करें तो समय देना आवश्यक है। क्वालिटी टाइम। समय का ये मतलब नहीं है 3 घंटे आप बैठे हैं किसी के साथ पर फोन पकड़ के बैठे, वो समय नहीं होता। समय मतलब 3 घंटे मैंने तुमको दिए तो 3000 युगों के बराबर हूँ। इतना प्रेम दे दीजिए उस जीव को, चाहे वो माँ पिता हो, चाहे पत्नी हो, चाहे कोई अन्य जीव हो। सो ये आवश्यक है कि आप अपना समय दें। अपने समय देने का अर्थ अपने आप को शेयर करना, ओके। ये बहुत आवश्यक है। और कम्युनिकेशन कोई भी हो, यदि आपके घर में रहने वाला कोई जीव ही क्यों ना हो, यदि आपकी पत्नी ही क्यों ना हो, माता पिता ही क्यों ना हो, एक छोटी सी चिड़िया ही क्यों ना हो, आप जब उनसे बात करते हैं तो सुनते हैं, वो आपकी बात को समझते हैं। हर माइंड, हर जीव, हर इंडिविजुअल चाहता है अप्रिसिएशन, चाहता है स्नेह से कोई हाथ फेरे, कोई डंडा खाना नहीं चाहता, कोई बुरे शब्द सुनना नहीं चाहता। सो ये जैन धर्म का जो सिद्धांत है ना,
अहिंसा परमो धर्म, हाँ, उसका पालन अवश्य करें। और अहिंसा का अर्थ केवल जो है काटना मारना यही नहीं होता। अहिंसा तब भी करते हैं जब हम किसी को इग्नोर करते हैं, जब उसके हृदय को जो है, हृदय के जो तार हैं उसको जो है चोट पहुंचाते हैं, वो भी हिंसा की ही कैटेगरी में आता है। सो ये आवश्यक है कुछ चीजें। बी काइंड, बी कंपैशनेट, गिव लव। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग योर टाइम आज के पॉडकास्ट के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू फॉर योर विजडम। थैंक यू।